आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बिक्री यानी सेल्स की दुनिया में एक काफ़ी चर्चित और कह सकते हैं पारंपरिक सोच को थोड़ी चुनौती देने वाली अवधारणा पर गौर कर रहे हैं। ये कीनन की किताब गैप सेलिंग पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक अलग नजरिया पेश करती है। देखिए, जहां सालों से सेल्स का मतलब बस प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना या शायद डिस्काउंट देना समझा जाता रहा है, गैप सेलिंग कहती है कि असली खेल कहीं और है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस गैप सेलिंग के ताने बाने को खोलना। ये कैसे काम करती है, पारंपरिक तरीकों से ये इतनी अलग क्यों है, और सबसे ज़रूरी हमारे स्रोत यानी कीनन की किताब से निकले वो कौन से मुख्य विचार हैं जो किसी के लिए भी, मतलब जो सेल्स या बिजनेस में है, उनके लिए जानना फायदेमंद हो सकता है। हमारा लक्ष्य है इन विचारों को गहराई से समझना। हाँ हाँ, सही दिशा पकड़ी है आपने। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोच ग्राहक और विक्रेता के रिश्ते को कैसे देखती है, और क्यों ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक पूरी मानसिकता है, एक माइंडसेट है। अक्सर जब हम सेल्स की बात सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि बस किसी तरह ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए मनाना है। लेकिन गैप सेलिंग कहती है कि शायद सबसे जरूरी चीज वो अंतर या गैप है जिसे ग्राहक असल में भरना चाहता है, भले ही उसे शुरुआत में इसका ठीक ठीक अंदाजा ना हो। चलिए इस गैप के विचार को ही सबसे पहले खोलते हैं। ये बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, पारंपरिक बिक्री अक्सर उत्पाद से शुरू होती है। हमारे पास ये शानदार चीज है, इसे खरीद लीजिए। गैप सेलिंग ठीक उल्टा रास्ता लेती है। ये ग्राहक से शुरू होती है, खास तौर पर ग्राहक की स्थिति से। और यहीं पर वो तीन मुख्य तत्व सामने आते हैं जिन पर यह पूरी अवधारणा टिकी है। एक तो ग्राहक की वर्तमान स्थिति यानी करंट स्टेट, दूसरा उनकी अपेक्षित भविष्य की स्थिति यानी फ्यूचर स्टेट, और तीसरा इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, तो इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वर्तमान स्थिति, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ग्राहक की मौजूदा समस्याओं की एक लिस्ट है? उससे कहीं ज्यादा। वर्तमान स्थिति का मतलब है ग्राहक अभी ठीक कहाँ खड़ा है। इसमें सिर्फ उसकी सतह पर दिखने वाली समस्याएं नहीं हैं, बल्कि उन समस्याओं के पीछे के कारण क्या हैं, उनका बिजनेस पर या व्यक्तिगत तौर पर क्या असर पड़ रहा है, और वो माहौल जिसमें वो काम कर रहा है। इसमें तथ्य, आंकड़े, प्रक्रियाएं, यहां तक कि जैसा आपने कहा भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। जैसे स्रोत में एक उदाहरण था, एक कंपनी को लगातार डिलीवरी में देरी हो रही है। अब ये एक समस्या है, लेकिन वर्तमान स्थिति को समझने का मतलब है ये जानना कि भाई इस देरी की वजह क्या है। क्या सप्लाई चेन में दिक्कत है या अंदरूनी प्रोसेस धीमा है? इस देरी से उनके ग्राहक कितने नाराज हैं, उनकी टीम पर कितना दबाव पड़ रहा है, और इन सब का उनकी बॉटम लाइन पर क्या असर हो रहा है। ये पूरी तस्वीर, ये है वर्तमान स्थिति। इसे पूरी तरह समझे बिना आगे बढ़ना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हाँ, ये काफी विस्तृत है। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम जान लेना काफी नहीं, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट और असर को समझना जरूरी है। तो फिर आती है भविष्य की स्थिति। ये सिर्फ समस्याओं का उलट तो नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं है बस। नहीं, ये सिर्फ समस्याओं का न होना नहीं है, ये उससे बेहतर है। ये एक बेहतर स्थिति की तस्वीर है। भविष्य की स्थिति वो मुकाम है जहां ग्राहक पहुंचना चाहता है। ये उसकी आकांक्षाएं हैं, उसके लक्ष्य हैं। सफलता उसके लिए कैसी दिखती है? इसमें सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि नए अवसर, बेहतर नतीजे, ज्यादा कुशलता या शायद मानसिक शांति भी शामिल हो सकती है। उसी डिलीवरी वाली कंपनी के उदाहरण पर लौटें तो उनकी भविष्य की स्थिति सिर्फ देरी न होना नहीं हो सकती। शायद वो चाहते हैं कि उनकी डिलीवरी इतनी भरोसेमंद हो कि वो उनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाए, है ना? या वो चाहते हैं कि उनके ग्राहक इतने खुश हों कि वो दूसरों को भी उनकी सिफारिश करें। तो ये एक सकारात्मक, स्पष्ट और आकर्षक तस्वीर होनी चाहिए जिसे ग्राहक हासिल करना चाहता है। अच्छा, यानी सेल्स पर्सन का काम सिर्फ ये नहीं कि वो बताए आपकी समस्या हल हो जाएगी, बल्कि ये कि आप यहाँ पहुँच सकते हैं और ये कितना बेहतर होगा। ये तो एक तरह से उम्मीद जगाने जैसा है। और यहीं पर गैप की भूमिका आती है ना? स्रोत कहता है कि ये गैप ही सब कुछ है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। गैप वर्तमान और भविष्य की स्थिति के बीच का अंतर है, दूरी है। और ये सिर्फ एक लॉजिकल अंतर नहीं है, ये अक्सर एक भावनात्मक दूरी भी होती है। ग्राहक अपनी मौजूदा स्थिति से कितना असंतुष्ट है और भविष्य की स्थिति उसके लिए कितनी आकर्षक है,
यही गैप उसकी उसकी बदलाव लाने की इच्छा को तीव्र करता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर गैप बड़ा है, महत्वपूर्ण है और ग्राहक के लिए मायने रखने वाला है, तभी वो कुछ करने यानी खरीदने के लिए प्रेरित होगा। आपका उत्पाद या सेवा वो इस गैप को पाटने वाला पुल है। बस अगर ग्राहक को लगता ही नहीं कि कोई बड़ा गैप है या उसे भरने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती, तो दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद भी उसके लिए अप्रासंगिक है। यहीं पर पारंपरिक बिक्री अक्सर मात खा जाती है। वो पुल बेचने की कोशिश करती है, बिना ये समझे कि ग्राहक को नदी पार करने की जरूरत भी महसूस हो रही है या नहीं। ये पारंपरिक सोच से वाकई काफी अलग है। और इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में कही गई है, समस्या बेचो उत्पाद नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब है कि हम ग्राहक को उसकी समस्याओं पर और ज्यादा दुखी करें? नहीं नहीं, दुखी करना नहीं। इसका मतलब है समस्या की गंभीरता और उसके असली कारणों को ग्राहक के साथ मिलकर समझना और स्वीकार करना। समस्या बेचो का मतलब है कि आपकी बातचीत का केंद्र बिंदु ग्राहक की समस्या होनी चाहिए, ना कि आपका उत्पाद। देखिए, ग्राहक को आपके उत्पाद के दर्जनों फीचर्स में तब तक कोई दिलचस्पी नहीं होगी जब तक उसे साफ ना हो जाए कि उसकी कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या इन फीचर्स से हल हो रही है। गैप सेलिंग कहती है कि पहले समस्या की जड़ तक पहुंचो, जिसे स्रोत में रूट कॉज कहा गया है। अक्सर सतह पर दिखने वाली समस्या असली मुद्दा नहीं होती है। जब आप और ग्राहक दोनों रूट कॉज पर सहमत हो जाते हैं, तब आप दिखा सकते हैं कि आपका समाधान सीधे उस जड़ पर कैसे काम करता है और उस गैप को कैसे भरता है। फोकस समस्या के निदान और उसके प्रभाव पर होना चाहिए। अच्छा, यानी पहले निदान फिर उपचार। और निदान के लिए सवाल पूछना जरूरी है। स्रोत में सेल्स पर्सन की तुलना एक डॉक्टर से की गई है, वो इसी संदर्भ में है। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। सोचिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और कहते ही डॉक्टर बिना जांच किए, बिना सवाल पूछे महंगी दवाएं लिखना शुरू कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? भरोसा नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो एक अच्छा डॉक्टर पहले लक्षण पूछता है, जांच करता है, सवाल पूछता है, ताकि बीमारी की जड़ तक पहुंच सके। ठीक वैसे ही गैप सेलिंग में एक अच्छा सेल्स पर्सन अंदाजे नहीं लगाता, वो सही सवाल पूछकर ग्राहक की दुनिया को समझता है। इसे डिस्कवरी प्रोसेस या खोज प्रक्रिया कहते हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ग्राहक को भी अपनी स्थिति और जरूरतों के बारे में सोचने पर मजबूर करना है। स्रोत कुछ उदाहरण देता है प्रभावी सवालों के, जैसे अभी आपके सामने सबसे बड़ी व्यावसायिक चुनौती क्या है जिसके कारण आप हमसे बात कर रहे हैं? या अगर ये समस्या अगले 6 महीने तक बनी रहती है तो इसका आपके विभाग या कंपनी पर क्या असर पड़ेगा? या फिर इस समस्या की वजह से आपको अनुमानित कितना वित्तीय नुकसान हो रहा है? यह आखिरी सवाल, जो नुकसान को क्वांटिफाई करता है, अक्सर गैप की गंभीरता को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है और बदलाव की जरूरत को रेखांकित करता है। ग्राहक की दुनिया के बारे में है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सेल्स मीटिंग में बैठकर अपने प्रोडक्ट के फीचर्स की लंबी लिस्ट गिनाने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप ये न दिखा सकें कि वो फीचर ग्राहक की पहचानी गई समस्या यानी रूट कॉज को कैसे हल करता है और उसे उसकी अपेक्षित भविष्य की स्थिति के करीब कैसे ले जाता है। ग्राहक को फीचर XYZ से मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि क्या फीचर X उसकी डिलीवरी की समस्या को ठीक करेगा, क्या फीचर Y उसके ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाएगा, क्या फीचर Z उसकी टीम का समय बचाएगा। बातचीत हमेशा मूल्य यानी वैल्यू पर केंद्रित होनी चाहिए। आपका समाधान ग्राहक के लिए क्या ठोस और मापने योग्य मूल्य पैदा कर रहा है। फीचर्स उस मूल्य तक पहुंचने का सिर्फ एक साधन है, अपने आप में लक्ष्य नहीं। गैप सेलिंग में मूल्य का प्रदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरी प्रक्रिया सेल्स पर्सन की भूमिका को भी बदल देती है। पारंपरिक विक्रेता जो सिर्फ अपना माल बेचने आया है, उससे ये भूमिका काफी अलग लगती है। तो गैप सेलिंग में सेल्स पर्सन क्या बन जाता है? एक स्रोत के अनुसार सेल्स पर्सन एक सलाहकार या विश्वसनीय सलाहकार, ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाता है। उसका काम सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहक को उसकी अपनी स्थिति समझने में मदद करना है। वो ग्राहक के साथ मिलकर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, भविष्य की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद करता है और फिर ये दिखाता है कि उस गैप को भरने के लिए क्या विकल्प मौजूद हैं, जिसमें बेशक उसका समाधान एक मजबूत विकल्प होता है। ये एक ज्यादा बराबरी का रिश्ता है, जहां सेल्स पर्सन अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल ग्राहक की भलाई के लिए करता है। वो ग्राहक को चुनौती भी दे सकता है अगर उसे लगे कि ग्राहक किसी गलत धारणा में है या समस्या को कम आंक रहा है। ये भूमिका सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं रहती। और जब रिश्ता सलाहकार जैसा बनता है तो जाहिर है विश्वास भी बढ़ता होगा। जी, ये एक बड़ा फायदा लगता है। स्रोत में भावनाओं और तर्क के संतुलन की भी बात है। खरीदने के फैसले सिर्फ तर्क पर आधारित नहीं होते हैं ना,
भावनाओं का भी रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सिर्फ तर्क पर नहीं होते। स्रोत इस पर रोशनी डालता है कि खरीदारी के ज्यादातर फैसले वो भावनात्मक स्तर पर शुरू होते हैं। किसी समस्या से होने वाली निराशा, हताशा या चिंता, या फिर बेहतर भविष्य की उम्मीद, उत्साह या महत्वाकांक्षा, ये भावनाएं ही अक्सर बदलाव के लिए पहला धक्का देती हैं। लोग महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ बदलना है, लेकिन खासकर बिजनेस के फैसलों में लोग अपने भावनात्मक झुकाव को तर्क, तथ्यों, आंकड़ों और आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से सही ठहराते हैं, जस्टिफाई करते हैं। उन्हें अपने और दूसरों के सामने ये साबित करना होता है कि ये एक समझदारी भरा फैसला है। इसलिए एक कुशल गैप सेलर दोनों स्तरों पर काम करता है। वो ग्राहक की भावनाओं को समझता है, उनकी निराशा या उम्मीदों से जुड़ता है, मतलब एम्पैथी दिखाता है, और साथ ही वो ठोस सबूत, डेटा, केस स्टडीज पेश करता है ताकि ग्राहक तार्किक रूप से भी संतुष्ट हो सके कि प्रस्तावित समाधान वाकई काम करेगा और निवेश के लायक है। तो भावनाएं क्यों का जवाब देती हैं और तर्क कैसे और क्या का। ये संतुलन साधना जरूरी है। तो अगर कोई सेल्स टीम या पूरा संगठन इस गैप सेलिंग के तरीके को अपनाता है, तो इसके व्यवहारिक परिणाम क्या होते हैं? स्रोत इसके क्या ठोस फायदे बताता है, मतलब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स? हाँ, देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है गहरा ग्राहक विश्वास। जब ग्राहक को ये महसूस होता है कि आप उन्हें कुछ बेचने की जल्दी में नहीं है, बल्कि उनकी दुनिया, उनकी चुनौतियों और उनके लक्ष्यों को समझने में समय और प्रयास लगा रहे हैं, तो विश्वास की नींव पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सेल्स साइकिल अक्सर छोटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब ग्राहक को अपनी समस्या और गैप की स्पष्ट समझ होती है, तो समाधान की जरूरत भी स्पष्ट हो जाती है और फैसला लेना वो आसान हो जाता है। अच्छा। तीसरा, कीमत पर होने वाली बहस आम हो जाती है, जब फोकस मूल्य यानी वैल्यू पर होता है। मतलब ग्राहक समझता है कि आपका समाधान उसकी लाखों की समस्या हल कर रहा है या उसे करोड़ों का फायदा पहुंचा रहा है, तो वो कुछ हजार या लाख ज्यादा देने में हिचकिचाता नहीं है। वो मूल्य खरीद रहा होता है, सिर्फ लागत नहीं देख रहा होता। और चौथा, इससे बिक्री पूर्वानुमान यानी सेल्स फोरकास्टिंग भी ज्यादा सटीक हो सकता है, क्योंकि आप उन डील्स पर फोकस करते हैं जहां वास्तविक पहचाना गया गैप मौजूद है। ये तो काफी आकर्षक फायदे हैं। ज्यादा विश्वास, तेज बिक्री, कीमत पर कम दबाव, बेहतर पूर्वानुमान। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटना चाहें, तो गैप सेलिंग का सार क्या है? मतलब एकदम कोर आइडिया। सार यही है कि बिक्री को उत्पाद केंद्रित होने के बजाय ग्राहक और उसकी समस्या केंद्रित होना चाहिए। ये ग्राहक की यात्रा को शुरू से अंत तक समझने के बारे में है। उनकी वर्तमान चुनौतियों की गहराई में जाना, उनके भविष्य के सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना, और फिर उन दोनों के बीच के अंतर यानी गैप को न सिर्फ पहचानना बल्कि उसे ग्राहक के लिए भी स्पष्ट करना। जब पूरा ध्यान ग्राहक की समस्या और उस गैप को भरने पर होता है, तो आपका उत्पाद या सेवा खुद ब खुद प्रासंगिक हो जाता है। उसे जबरदस्ती फिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से समाधान के तौर पर उभरता है। तो आज हमने गैप सेलिंग के कई जरूरी हिस्सों को समझा। वर्तमान स्थिति की गहरी समझ, भविष्य की स्थिति का स्पष्ट चित्रण, उस अहम गैप की पहचान और उसका महत्व, बातचीत को समस्या पर केंद्रित रखना, डॉक्टर की तरह सही सवाल पूछकर निदान करना, फीचर्स के बजाय मूल्य पर जोर देना, और एक विक्रेता से सलाहकार बनने का सफर। ये वाकई बिक्री को देखने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ बिल्कुल, ये ग्राहक और विक्रेता दोनों के लिए एक ज्यादा सार्थक और प्रभावी प्रक्रिया बनाने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ बेचने के बारे में नहीं, बल्कि असल में मदद करने के बारे में है। बिल्कुल। और यह एक विचार है जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे। गैप सेलिंग के जो सिद्धांत हमने आज डिस्कस किए, वर्तमान स्थिति को समझना, भविष्य की स्थिति को परिभाषित करना और उनके बीच के गैप को पहचानना और बांटना, क्या ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स और बिजनेस तक ही सीमित हैं? जरा सोचिए, क्या हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में, चाहे वो परिवार हो या दोस्त, क्या हम अक्सर दूसरों की वर्तमान स्थिति यानी उनकी परेशानियां, उनकी भावनाएं को समझे बिना सलाह देने या समाधान थोपने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या टीम में काम करते हुए अपने सहकर्मियों के लक्ष्यों यानी भविष्य की स्थिति और उनकी मौजूदा चुनौतियों यानी वर्तमान स्थिति, इनके बीच के गैप को समझना और उसे भरने में मदद करना ज्यादा सहयोग और बेहतर नतीजे नहीं ला सकता? ये गैप वाली सोच यानी दूसरे की जरूरत को समझना और उसे पूरा करने में मदद करना, क्या जीवन के हर पहलू में लागू नहीं हो सकती? ये सवाल अपने आप में एक पूरी अलग चर्चा का विषय हो सकता है। ये वाकई एक गहरा और सोचने लायक विचार है।
कि कैसे दूसरों के गैप को समझना और मदद करना हमारे हर तरह के संवाद और संबंध को बेहतर बना सकता है। इस विचार के साथ आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।